Hello dear students, welcome back. Coming to the last part, let's have a quick revision of epidemiology में दो चीज़ें और important होती हैं, types of errors और remaining study designs देखेंगे. Types of errors में आपको दो चीज़ें पढ़ना है guys, एक है confounders, so we'll revise एक confounders और दूसरा जो हम revise करेंगे वो है bias. ठीक है. अब confounders क्या होता है? मान लो आप पढ़ रहे हो alcohol relation with exposure, association of alcohol use with lung cancer. तो अल्कोहल इज एक्सपोजर, आउटकम इज लंग कैंसर. यहाँ पे मेरा कंफाउंडर क्या लिखा हुआ है? स्मोकिंग. और देखो एरोज भी बने हुए हैं. सो बेसिकली एवरीबडी, कंफाउंडर क्या होता है? किसी भी स्टडी में ना बहुत सारे, जैसे इसमें हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं अल्कोहल और लंग कैंसर का एसोसिएशन, और भी बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे जो मेरे स्टडी को में करेक्ट एसोसिएशन निकल के नहीं आने देंगे, जो इंटरफियर करेंगे, जैसे एज, रिलीजन, सेक्स, सोशल स्टेटस, ठीक है, टाइप ऑफ रेसिडेंस, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं. अब एक वेरिएबल को हम कंफाउंडर कब कहते हैं? ठीक है, सबसे बड़ा सवाल है एक वेरिएबल को कंफाउंडर कब कहते हैं? तो कंफाउंडर होता है एनी वेरिएबल. ओके, कंफाउंडर क्या होता है? एनी वेरिएबल. इसको ये सारे क्राइटेरियाज फुलफिल करने होते हैं. एनी वेरिएबल विच इज नंबर 1 कॉमन टू both exposure and outcome. Point number 2, independent risk factor for outcome. Third, पहले लिख रहे हैं, confounders are distributed unequally between the study groups. Fourth, there are known and unknown confounders. ठीक है, and they give a faulty association between exposure and outcome. अब देखो इसमें सबसे ज़रूरी पॉइंट क्या है? They are common to both exposure and outcome. यानी स्मोकिंग एक कंफाउंडर क्यों है? क्योंकि वो अल्कोहल से भी जुड़ा हुआ है. जो लोग अल्कोहल पीते हैं वो स्मोक भी करते हैं. और दूसरा पॉइंट, इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर आउटकम. ठीक है, अगर आपने अल्कोहल नहीं भी पिया, ठीक है, आप सिर्फ स्मोक करते हो, तो स्मोकिंग एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है फॉर द आउटकम, इसीलिए कंफाउंडर है. कंफाउंडर के लिए इसको फुलफिल क्या करना है? क्राइटेरियाज दैट ये एक्सपोजर एंड आउटकम दोनों से कॉमन होना चाहिए और ये इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर होना चाहिए फॉर द आउटकम. ठीक है, स्मोकिंग लंग कैंसर का इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर. अगर आप ड्रिंक नहीं करते, अगर आप सिर्फ स्मोक करते हो, तो भी इट इज अ इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर द लंग कैंसर. आपको चांस है लंग कैंसर होने का. तो जब भी कंफाउंडर का क्वेश्चन आएगा, आपको देखना है कि क्या वो दोनों एक्सपोजर और आउटकम से जुड़ा हुआ है या नहीं. ठीक है, एंड कंफाउंडर शुरू में अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. नोन एंड अननोन कंफाउंडर्स दोनों होते हैं. जब हम टेक्निक्स लगा देते हैं कंफाउंडर्स को एलिमिनेट करने की, तब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इसीलिए वो एलिमिनेट हो जाते हैं. ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर वन थिंग, व्हाट आर द टेक्निक्स टू एलिमिनेट कंफाउंडर्स? ठीक है, एग्जाम में आ सकता है. सो लुक एट दिस, द फर्स्ट टेक्निक इज रैंडमाइजेशन. इसमें स्ट्रैटिफाइड रैंडमाइजेशन इज द बेस्ट टेक्निक. ठीक है, स्ट्रैटिफाइड रैंडमाइजेशन इज द बेस्ट टेक्निक. अभी हम जस्ट रिवाइज करने वाले. रैंडमाइजेशन में क्या होता है कि इट एलिमिनेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोन एज वेल एज अननोन कंफाउंडर्स. इट एलिमिनेट्स बोथ नोन एंड अननोन कंफाउंडर्स. जो कंफाउंडर्स हमें पता नहीं है, उनको भी ज़रूरी नहीं है कि एज अ रिसर्चर मुझे सारे कंफाउंडर्स एक स्टडी में पता होंगे. नहीं, जो कंफाउंडर्स मुझे नहीं पता उनको भी रैंडमाइजेशन एलिमिनेट कर देता है. स्ट्रैटिफाइड रैंडमाइजेशन उसमें बेस्ट है. रेस्ट्रिक्शन यूजली हमें कोहॉर्ट स्टडी में दिखता है. जैसे अगर मुझे पता है कि स्मोकिंग इज अ कंफाउंडर, तो मैं अपनी स्टडी को रेस्ट्रिक्ट कर दूंगी टू नॉन स्मोकर्स. मैचिंग किस में होता है? केस कंट्रोल. ठीक है, एंड मैचिंग क्या एलिमिनेट करता है? मैचिंग एलिमिनेट्स ओनली द नोन कंफाउंडर्स. ठीक है, मैचिंग क्या एलिमिनेट करता है? सिर्फ और सिर्फ नोन कंफाउंडर्स को. फिर एक टेक्निक है स्ट्रैटिफिकेशन. मल्टीवेरिएट एनालिसिस या रिग्रेशन मॉडल्स, ये हम कब यूज करते हैं? मल्टीपल कंफाउंडर्स. याद रखना गाइस, बायस कंफाउंडर्स को ब्लाइंडिंग कंफाउंडर्स को एलिमिनेट नहीं करता, ब्लाइंडिंग बायस को एलिमिनेट करता है. बी फॉर बी. ठीक है, बिफोर कंफाउंडर्स एक और टर्म को सुन लो जो कि पूछ सकते हैं, इफेक्ट मॉडिफायर. ठीक है, एक टर्म होता है गाइस इफेक्ट मॉडिफायर. इफेक्ट मॉडिफायर क्या होता है कि मान लो अगर मैं पढ़ रही हूँ एसोसिएशन ऑफ स्मोकिंग विथ लंग कैंसर. ठीक है, अब मेरे स्टडी में एक तीसरा वेरिएबल आता है एक्सरसाइज. क्या एक्सरसाइज कंफाउंडर है? अब अगर ये कंफाउंडर है तो इसको क्या होना चाहिए? इट शुड बी एसोसिएटेड विथ स्मोकिंग. ऐसा है क्या? जो लोग स्मोक करते हैं वो एक्सरसाइज भी करते हैं? नहीं. दूसरा,
अगर मैं स्मोक नहीं भी करती तो क्या अगर मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझे लंग कैंसर कभी नहीं होगा? नहीं, it is not associated directly with lung cancer, मतलब it's neither a risk factor nor a protective factor, so it's definitely not a confounder. ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता. तो एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज एवरीबडी इज अ इफेक्ट मॉडिफायर. इफेक्ट मॉडिफायर का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं. इफेक्ट मॉडिफायर एक वेरिएबल होता है विच एग्रोवेट्स, ठीक है, और decreases the effect of exposure, ठीक है, the effect of exposure on outcome, ठीक है, जो या तो एक्सपोजर का आउटकम पे इफेक्ट बढ़ा देता है या घटा देता है. मतलब अगर कोई स्मोक करता है और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी करता है तो टू सम एक्सटेंट जो स्मोकिंग का इफेक्ट है ऑन लंग कैंसर वो उसको घटा देगा. दैट इज व्हाट इज इफेक्ट मॉडिफायर. या तो वो बढ़ाएगा या वो घटाएगा इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर ऑन आउटकम. ठीक है. सो जब भी क्वेश्चन आएगा ना कि क्या ये कंफाउंडर है या नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपको देखना है कि क्या वो एक्सपोजर साथ भी जुड़ा हुआ है, क्या वो रिस्क फैक्टर साथ भी, आउटकम साथ भी जुड़ा हुआ है. अगर आपको दोनों का आंसर यस मिलता है तभी वो कंफाउंडर है, वरना वो कंफाउंडर नहीं. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ बायस गाइस. व्हाट इज बायस? बायस के साथ एक बज़वर्ड है सिस्टमैटिक एरर. ओके, इट्स अ सिस्टमैटिक एरर that occurs. कब अकर करता है? It's a systematic error that occurs during design of a study, conduct of a study, or analysis of a study. ठीक है? Which results in faulty association between exposure and outcome. क्या लिखा मैंने? एक सिस्टमैटिक एरर है, मतलब एक एरर कमिटेड है रिलेटेड टू सिस्टम. जब मैं डिज़ाइन कर रही थी, प्रोटोकॉल बना रही थी, डेटा कलेक्ट कर रही थी, जब मैं डेटा एंटर कर रही थी, सो इट्स एन एरर विच इज़ कमिटेड. इट डज नॉट हैपन बाय चांस. इट्स नॉट बाय चांस. ये हमने ये एरर कमिट किया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ये सेम चीज़ है एज नॉन रैंडम एरर्स. एक टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन रैंडम एंड नॉन रैंडम एरर्स बायोस्टैट्स में. रैंडम एरर्स होता है जो बाय चांस हो जाता है, जिनमें अगर तुमने सैम्पल साइज बढ़ा दिया तो वो एलिमिनेट हो जाएगा. बट बायस इज नॉट बाय चांस, इट्स अ सिस्टमैटिक एरर. मैं एक फॉल्टी बीपी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रही हूँ, ठीक है, मैं डेटा एनालिसिस में गलती कर रही हूँ, मैंने गलत ग्रुप्स सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है. सो इट इज नॉन रैंडम एरर. इट डजंट हैपन बाय चांस. इट इज अ वेरी सीरियस एरर. इट इज अ मोर सीरियस एरर. ओके, इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय इंक्रीजिंग सैम्पल साइज. कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, ठीक है, मैं इसको हटा नहीं सकती अगर मैंने सैम्पल साइज भी बढ़ा दिया. कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय इंक्रीजिंग व्हाट? बाय इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज. ठीक है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरर, बायस. अब ये बायस कौन कौन कंडक्ट करता है? तो हमारी स्टडी में कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं? सब्जेक्ट होता है एक, ठीक है, एक होता है इन्वेस्टिगेटर और एक होता है एनालाइजर. ठीक है. अब सब्जेक्ट कौन सा बायस कर सकता है? सब्जेक्ट मतलब ऑब्जर्व या ऑब्जर्वर या ऑब्जर्व्ड. सो प्लीज रिमेंबर, सब्जेक्ट को हम लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड. ठीक है. अब सब्जेक्ट क्या क्या बायस कंडक्ट करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, रिकॉल बायस. रिकॉल बायस हम किस में देखते हैं? केस कंट्रोल. जो भी इंसान जिसको कुछ हुआ है वो आपको बहुत सारी डिटेल्स दे सकता है एज कम्पेयर टू जिसको कुछ नहीं हुआ. ठीक है. दूसरा एक इसमें बायस होता है जो आप पढ़ चुके हो कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन में, हॉथरॉन बायस. सब्जेक्ट क्या करता है? अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर लेता है ऑन बीइंग ऑब्जर्व्ड. ठीक है. फिर एक होता है नॉन रिस्पॉन्स बायस. व्हाट इज नॉन रिस्पॉन्स बायस? जैसे मैंने अपने क्वेश्चनर को मेल किया, ठीक है, अब कुछ लोगों ने उसका आंसर दिया, कुछ लोगों ने उसका आंसर नहीं किया. तो जो लोग जिन्होंने उसका आंसर दिया वो बहुत डिफरेंट और जो लोग जिन्होंने उनका आंसर नहीं दिया, अगर उन दोनों में बहुत डिफरेंस है तो वो नॉन रिस्पॉन्स बायस हो जाएगा. ठीक है. इन्वेस्टिगेटर बायस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें सबसे पहले एक आता है इंटरव्यूअर बायस. ओके, क्या आता है? इंटरव्यूअर बायस. नाउ मैं हूँ इंटरव्यूअर, मैं हूँ रिसर्चर. इसका दूसरा नाम क्या है? ऑब्जर्व्ड या ऑब्जर्वर. आई एम द ऑब्जर्वर. ठीक है. आई नो कि वो एक बंदा केस है ऑफ सम पर्टिकुलर डिजीज, तो मैं उसको इंटरव्यू करूंगी फॉर हाफ एन आवर और किसी को कुछ नहीं हुआ मैं उसको 2 मिनट में भेज दूंगी. दैट इज इंटरव्यूअर बायस.
ठीक है। फिर एक होता है सिलेक्शन बायस। सिलेक्शन बायस क्या होता है? सिलेक्शन बायस होता है कि मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर केस है, एक पर्टिकुलर ड्रग 102 फीवर पे ही काम करता है, तो मैं उन्हीं केसेस को लूँगी जिनको 102 फीवर है, मतलब मैं उन्हीं लोगों को लूँगी स्टडी में जो मुझे मेरे जो रिजल्ट मैं चाहती हूँ वही निकाल के दे, ठीक है। सिलेक्शन बायस का एक एग्जाम्पल है, हमने मेन वीडियो में भी पढ़ा है, बर्गसोनियन बायस। ओके, बर्गसोनियन बायस अकर्स ड्यू टू डिफरेंट हॉस्पिटल एडमिशन रेट, ठीक है, डिफरेंट हॉस्पिटल एडमिशन रेट। कोई एक हॉस्पिटल है जो बहुत अच्छे लोकेशन पे है या जहाँ बहुत अच्छे सर्विसेज हैं, जितने लोगों को कैंसर होता है सब वहीं चले जाते हैं, और मैं एज अ रिसर्चर क्या किया, मैंने सारे केसेस उसी हॉस्पिटल से उठा लिए, उसको बोलते हैं बर्गसोनियन बायस, ठीक है। एक होता है आपका मिसक्लासिफिकेशन बायस, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन बायस। मुझे रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिला, मैंने एक्सपोज्ड को नॉन एक्सपोज्ड में डाल दिया, ठीक है, दैट इज मिसक्लासिफिकेशन बायस। ओके, ऑलराइट। द नेक्स्ट इज एनालाइजर बायस। नाउ प्लीज रिमेंबर, एनालाइजर बायस आज के टाइम में लीस्ट रिपोर्टेड है। क्यों लीस्ट रिपोर्टेड है? क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है वही एनालिसिस भी कर देता है, आई डोंट नीड अ थर्ड पर्सन फॉर इट। ओके, दो बायस जो एक बार एम्स एग्जाम में पूछा था, तब से वो सर्कुलेट्स एज अ क्वेश्चन, सो लेट मी जस्ट क्विकली रिवाइज इट विथ यू। एक होता है पिग्मेलियन बायस। व्हाट इज पिग्मेलियन बायस? इंक्रीज मोटिवेशन बाय अ टीचर। ओके, इंक्रीज मोटिवेशन बाय अ टीचर क्या करता है? इंक्रीज मोटिवेशन बाय अ टीचर इंक्रीजेस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, इंक्रीजेस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। और एक है मेरे पास गोलेम बायस। गोलेम बायस क्या होता है? गोलेम बायस होता है डिक्रीज मोटिवेशन बाय टीचर डिक्रीजेस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। ना ये किस तरह के बायस है? मतलब अगर मैं आपको मोटिवेट करती रहूँ, आपने अच्छा परफॉर्म किया तो वो अच्छी बात है ना, बट एक्चुअली ये बायस किसके लिए? इस इन्वेस्टिगेटर के लिए जो इस क्लास को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट टाइप ऑफ बायस? इन्वेस्टिगेटर बायस। जैसे मान लो मैंने आपको बहुत मोटिवेट किया, ठीक है, और आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, ठीक है, बट बिकॉज आप मोटिवेट हुए थे तो वो एक एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स दिया, क्लास का ट्रू रिस्पॉन्स निकल के नहीं आया। वैसे मैंने आपको डिमोटिवेट दिया किया और फिर एक टेस्ट ले लिया, आपका परफॉर्मेंस खराब हो गया, तो वो एक डिक्रीज रिस्पॉन्स हुआ, क्लास का ट्रू रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट होके नहीं आया, ठीक है। दैट इज व्हाट इज। एंड व्हाट आर द टेक्निक्स विच यू अडॉप्ट टू एलिमिनेट बायस? गाइस, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, बी फॉर बी, मतलब ब्लाइंडिंग एलिमिनेट्स बायस। ओके, क्या एलिमिनेट करता है? ब्लाइंडिंग एलिमिनेट्स बायस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें सबसे पहला ब्लाइंडिंग क्या है? सिंगल ब्लाइंडिंग, ठीक है। सिंगल ब्लाइंडिंग मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट इज अनअवेयर, सब्जेक्ट या ऑब्जर्व्ड को नहीं पता वो किस ग्रुप में जा रहा है, सब्जेक्ट इज अनअवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सिंगल ब्लाइंडिंग के बाद डबल ब्लाइंडिंग। डबल ब्लाइंडिंग क्या होता है? बोथ सब्जेक्ट, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट एंड इन्वेस्टिगेटर अनअवेयर है कि कौन किस ग्रुप में जा रहा है। बोथ सब्जेक्ट एंड इन्वेस्टिगेटर आर अनअवेयर, ठीक है, आर अनअवेयर। एंड व्हाट इज वन मोर ब्लाइंडिंग? द ट्रिपल ब्लाइंडिंग। ट्रिपल ब्लाइंडिंग क्या होता है गाइस? ट्रिपल ब्लाइंडिंग होता है सब्जेक्ट, इन्वेस्टिगेटर एंड एनालाइजर, ठीक है, एंड एनालाइजर सब अनअवेयर हैं कि कौन किस ग्रुप में जा रहा है। बट रिमेंबर, क्योंकि आज के टाइम में इन्वेस्टिगेटर ही एनालाइजर है, तो ट्रिपल ब्लाइंडिंग इज नॉट लाइक ट्रिपल ब्लाइंडिंग, क्योंकि एनालाइजर बायस होता नहीं उतना, तो ट्रिपल ब्लाइंडिंग उतना होता नहीं। बट एक्चुअली अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ब्लाइंडिंग, ओके, बेस्ट फॉर्म ऑफ ब्लाइंडिंग इज ऑफ कोर्स ट्रिपल ब्लाइंडिंग, ठीक है। बेस्ट फॉर्म ऑफ ब्लाइंडिंग कौन है? सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ ब्लाइंडिंग कब है? जब तीनों अनअवेयर है, ट्रिपल। बट व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ब्लाइंडिंग जो अडॉप्ट होता है? व्हिच इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ब्लाइंडिंग? सो जो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ ब्लाइंडिंग है जो अडॉप्ट होता है वो है डबल ब्लाइंडिंग, जिसमें बोथ सब्जेक्ट एंड इन्वेस्टिगेटर आर अनअवेयर, ठीक है। क्वेश्चन देखो which can come in your exams. An epidemiologist uses double blinding in a clinical trial to evaluate two new therapeutic procedures for a disease X. Which out of the following statement best describes double blinding? Double blinding मतलब subject and investigator दोनों. So experiment and reference groups are blinded. Now experiment मतलब कौन हो गया तुम्हारा? The treatment group. And reference group क्या हो गया? Control. But ये तो एक ही चीज़ है ना, subject को ही तो हम लोग डिवाइड करते हैं experiment और control group में. Observer and analyzer are blinded.
ऑब्जर्वर एंड एनालाइजर, अगेन ऑब्जर्वर एंड एनालाइजर तो एक ही चीज हो गया ना, डबल तो हुआ नहीं, इन्वेस्टिगेटर ही है। ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड, यस, ऑब्जर्वर कौन है? द इन्वेस्टिगेटर, राइट, उसको नहीं पता। एंड ऑब्जर्व्ड कौन है? सब्जेक्ट, उसको भी नहीं पता। गॉट इट? दैट इज व्हाट इज ब्लाइंड। ओके, नाउ लेट अस डू अ फ्यू लास्ट स्टडी डिजाइंस। ये कौन सी स्टडी डिजाइन है? ऑफ कोर्स दिस इज आरसीटी। आरसीटी मतलब क्या होता है? रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, ठीक है, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। अब क्वेश्चन अब क्या आएगा कि क्यों ये रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स है गाइस? ग्रुप ऑफ स्टडी क्या है? यूनिट ऑफ स्टडी पेशेंट्स। 2 पेशेंट्स लिए हैं जिनको हमने ग्रुप ए और बी, ट्रीटमेंट ग्रुप, ट्रीटमेंट ग्रुप को दूसरा नाम क्या बोलोगे? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। न्यू ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इनको न्यू ड्रग दे रहे हैं। कंट्रोल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप कुड बी प्लेसिबो, ठीक है, इनको हम फॉलो अप कर रहे हैं टू लुक एट द रिजल्ट। हमेशा याद रखना, किसी भी ड्रग का या किसी भी वैक्सीन का इफेक्ट देखने के लिए हमको फॉरवर्ड ही जाना होगा। तो आरसीटीज हमेशा प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, ठीक है। सो लाइक वी डिड फॉर द अदर स्टडी डिजाइंस, ये कौन सी तरीके की स्टडी डिजाइन है? इज इट ऑब्जर्वेशनल, एनालिटिकल? नहीं, अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ इंटरवेंशन कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट? एक्सपेरिमेंटल और इंटरवेंशनल स्टडी डिजाइन। ओके, व्हाट क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द बेसिक डिजाइन ऑफ आरसीटी? हम हमेशा फॉरवर्ड जाके ही किसी ड्रग या वैक्सीन का इफेक्ट देखेंगे। सो रिमेंबर, दिस इज व्हाट? दिस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। ओके, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर, ठीक है, याद रखना। 2 ग्रुप्स में हम लोग बांटते हैं। रैंडमाइजेशन कब किया जाता है? पेशेंट सेलेक्ट करने के पहले या बाद में? ऑफ कोर्स हमने एक बार पेशेंट को सिलेक्ट कर लिया तो फिर हम उसको 2 ग्रुप में बांटेंगे, ठीक है। तो बेसिक डिजाइन वी हैव डन। नाउ वन मोर पॉइंट आई वांटेड टू डिस्कस बिफोर गोइंग टू स्टेप्स ऑफ दिस। व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम एंड रैंडमाइजेशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन इज, एंड दिस इज PYQ ऑल्सो, मीनिंग ऑफ रैंडम एंड रैंडमाइजेशन, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि गाइज रैंडम का मतलब क्या होता है, सो इफ आई टॉक अबाउट रैंडम, रैंडम इज समथिंग डिसऑर्गेनाइज्ड, हैप्पैजार्ड, बट आरसीटी में इसका मतलब कुछ और है, इसका मतलब उल्टा है। इट इज समथिंग विच इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड और विच इज वेरी डिसिप्लिन्ड। इसका मतलब रैंडम एंड रैंडमाइजेशन मीन्स, रैंडम एंड रैंडमाइजेशन मीन्स equal and known, very important, equal and known. That means every participant, हर एक participant को, ठीक है, gets an, पहले लिखते हैं फिर बताऊंगी मतलब, gets an equal and known chance of being allocated into either the experimental group or the placebo group, ठीक है। Therefore, what happens guys? Therefore, it eliminates number 1, selection bias by ensuring what? Comparability between the 2 groups, and it eliminates both known and unknown confounders, ठीक है। क्या हुआ रैंडमाइजेशन में? एक वर्ड है रैंडमाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है ना, हर एक पार्टिसिपेंट को इक्वल एंड नोन चांस मिलता है या तो नया ड्रग लेने वाले ग्रुप में जाने का या प्लेसिबो में। तो ये दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करके बाय इट्स यूनिक प्रॉपर्टी सिलेक्शन बायस एलिमिनेट कर देता है और कंफाउंडर्स बोथ नोन एंड अननोन। ज्यादा जरूरी क्या है? सिलेक्शन बायस, ठीक है, दोनों चीज एलिमिनेट कर रहा है, बट अगर एक मार्क करना हो सिलेक्शन बायस। अब कैसे इक्वल एंड नोन चांस? मान लो मेरे पास 100 पेशेंट है, कौन क्लिनिकल ड्रग में जाएगा और कौन प्लेसिबो में जाएगा। तो मैं 100 पेशेंट हैं, उन सबके नाम पर्ची में लिखती हूँ। आई मेक 100 चिट, 100 चिट बनाती हूँ, उनको एक बाउल में डालती हूँ और किसी को बोलती हूँ इनमें से पर्ची निकालो। तो सबके पास इक्वल एंड नोन चांस है, किसी का भी नाम निकलने का चांस आ सकता है। और कितना 100 लोग हैं तो 1/100। ओके, दैट इज द टेक्निक, यूनिकनेस ऑफ रैंडमाइजेशन। टेक्निक्स एक बार पूछा था टू एलिमिनेट, I mean techniques for randomization, not eliminates. टेक्निक फॉर रैंडमाइजेशन क्या है गाइस? कौन कौन से टेक्निक हम लोग यूज कर सकते हैं टू एंश्योर रैंडमाइजेशन? ओके, एक होता है लॉटरी मेथड, लॉटरी निकलवाओ, ठीक है। एक होता है फ्लिप अ कॉइन मेथड, ठीक है। एक होता है फ्लिप अ कॉइन मेथड, और एक होता है जो बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि होता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, ठीक है, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। अब क्योंकि ये टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स गाइस एक कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल है, इसीलिए ये बेस्ट है, ठीक है। बेस्ट टेक्निक टू अचीव रैंडमाइजेशन इज टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने कोहॉर्ट और केस कंट्रोल के स्टेप्स किए, आरसीटी में भी प्रोटोकॉल उठाना है।
एक रेफरेंस पॉपुलेशन, रेफरेंस मतलब कंट्रोल ग्रुप मतलब जिसको प्लेसिबो मिलेगा, ठीक है, सिलेक्ट करना है, एक्सपेरिमेंटल जिसको न्यू ड्रग सिलेक्ट करना है, ठीक है, देन उनको 2 ग्रुप्स में रैंडमाइज कर दो, मैन्युपुलेटर और इंटरवेंशन, फॉलो अप, असेसमेंट ऑफ आउटकम। मैंने आपको बताया आरसीटीज आर ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर, ठीक है, हम कभी भी बैकवर्ड्स नहीं जाते। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिड्यूस सिलेक्शन बायस इन अ क्लिनिकल ट्रायल? सिलेक्टिंग द पॉपुलेशन, इंटरवेंशन, रैंडमाइजेशन। आई टोल्ड यू randomization is the technique which eliminates selection bias, also both known and unknown confounders, ठीक है? All right, now there are 2 terms guys, which is intention to treat and per protocol analysis, okay? RCT में 2 terms होते हैं guys जो यूज हो सकते हैं। एक होते हैं intention to treat, okay, they will ask you intention to treat analysis किस में करते हैं, ये भी PYQ है, और एक होता है पर प्रोटोकॉल एनालिसिस, ओके, पर प्रोटोकॉल एनालिसिस। देखो, इंटेंशन टू ट्रीट होता है ड्रॉप आउट्स आर इंक्लूडेड इन द एनालिसिस एंड आर एनालाइज्ड इन द सेम ग्रुप एज दे वर रैंडमाइज्ड। मतलब याद है कोहॉर्ट में एक बायस था, अट्रिशन बायस, लॉस टू फॉलो अप, ठीक है, तो वो फाइनल एनालिसिस में नहीं आ पाते थे। आरसीटी में ऐसा डिजाइन है ना कि अगर किसी ने बीच में स्टडी छोड़ भी दिया तो हम एक इन बिटवीन एनालिसिस कर सकते हैं और वो हमारी फाइनल स्टडी में इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स ड्रॉप आउट्स आर नॉट एक्सक्लूडेड, ठीक है, ड्रॉप आउट्स आर नॉट एक्सक्लूडेड, ड्रॉप आउट्स एक्सक्लूड नहीं होते, ड्रॉप आउट्स आर नॉट एक्सक्लूडेड। अगर उन्होंने बीच में स्टडी छोड़ भी दी तो भी वो हमारे फाइनल रिजल्ट में इंक्लूड हो जाएंगे क्योंकि हम एक इन बिटवीन एनालिसिस कर देते हैं। रैंडमाइजेशन इम्पैक्ट होता है, अट्रिशन बायस से अफेक्ट नहीं हो रहा। बट पर प्रोटोकॉल एनालिसिस क्या होता है? ओनली पेशेंट्स हु कंप्लीट ट्रायल अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल आर एनालाइज्ड, रैंडमाइजेशन नॉट केप्ट इंटैक्ट, अफेक्टेड बाय अट्रिशन बायस। मतलब पर प्रोटोकॉल एनालिसिस मतलब अगर बीच में स्टडी उन्होंने छोड़ दी तो वो फाइनल आउटकम में नहीं आ पाएंगे, ठीक है, दैट इज पर प्रोटोकॉल। तो उसमें रैंडमाइजेशन इंटैक्ट नहीं रहता। तो विच टाइप ऑफ एनालिसिस डू वी प्रेफर? इंटेंशन टू ट्रीट। इंटेंशन टू ट्रीट इज ऑलवेज सीन इन एन आरसीटी। इसका मतलब हम एक बीच में अगर किसी ने स्टडी छोड़ भी दिया, हम इन बिटवीन एनालिसिस करके उसको फाइनल स्टडी में इंक्लूड कर लेंगे। दैट इज व्हाट इज intention to treat analysis, okay, this is the PYQ. Types of RCT, concurrent RCT है, concurrent RCT जो बेसिक डिजाइन अभी हमने पढ़ा, एक पॉपुलेशन लिया ऑफ पेशेंट्स, न्यू ड्रग प्लेसिबो, फॉलो अप किया फॉर द आउटकम। एक दूसरा RCT होता है गाइस जैसे ये, ओके, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसओवर ट्रायल, ठीक है। क्रॉसओवर ट्रायल में क्या होता है? मान लो एक पॉपुलेशन लिया मैंने, उसको ग्रुप ए को मैंने एक्टिव ट्रीटमेंट दिया, एक्टिव ट्रीटमेंट मतलब न्यू ड्रग, बी को मैंने प्लेसिबो दिया, फिर हम इसको फॉलो अप करते हैं। बट कुछ टाइम बाद एक यहाँ पे वर्ड है वॉश। वॉश मतलब जिनको मैं न्यू ड्रग दे रही थी उनको न्यू ड्रग देना छोड़ दिया मैंने, जिनको प्लेसिबो दे रही थी उनको छोड़ दिया देना प्लेसिबो। क्यों? टू रिमूव रेसिडुअल इफेक्ट, ओके, टू रिमूव एनी रेसिडुअल इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? दोनों ग्रुप को क्रॉसओवर कर दिया। क्रॉसओवर मतलब जिनको न्यू ड्रग मिल रहा था अब उनको प्लेसिबो मिलने लगा, जिनको प्लेसिबो मिल रहा था उनको न्यू ड्रग मिलने लगा और फॉलो अप किया। तो मैंने क्रॉसओवर कर दिया। क्यों किया ये? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? दिस इज क्रॉसओवर ट्रायल। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इट? Every case, okay, very very important, her case acts as its own control, every case acts as its own control, हर एक केस अपना ही कंट्रोल एक्ट कर रहा है। और ऐसे भी कोई भी जब एक क्लिनिकल ट्रायल में आता है, अगर उसको न्यू ड्रग मिल रहा है तो वो चाहता है कि उसको प्लेसिबो भी मिले, ठीक है। एवरी केस एक्ट्स एज इट्स ओन कंट्रोल। दूसरा, इसमें द वेरी गुड एडवांटेज ऑफ दिस इज दैट वी कैन वर्क विद द लेसर सैम्पल साइज ऑल्सो, ठीक है। वी कैन वर्क, हमारे पास अगर कम पेशेंट्स है उससे भी काम चल जाएगा क्योंकि वही पेशेंट अपना कंट्रोल भी एक्ट करेगा, ठीक है। हर एक केस अपना कंट्रोल एक्ट करता है। यू कैन ऑल्सो वर्क विद अ स्मॉलर सैम्पल साइज। कहीं ना कहीं वो ये ज़्यादा एथिकल है, ठीक है। एवरी पार्टिसिपेंट को नया ड्रग एक ना एक बार मिलता ज़रूर है, ठीक है। एवरी पार्टिसिपेंट गेट्स द न्यू ड्रग एटलीस्ट वंस। हर किसी को एक ना, मतलब जो भी एक ड्रग ट्रायल में आता है वो चाहता है कि उसको न्यू ड्रग मिले। और यहाँ पे क्या हो रहा है? हर एक पार्टिसिपेंट को नया ड्रग एक ना एक बार मिलता ज़रूर है, ठीक है। दिस इज अ क्रॉसओवर ट्रायल। इसको आइडेंटिफाई करना भी इजी।
The third type of RCT which I would say is natural experiment. Natural experiment का दूसरा नाम क्या है? क्वासी एक्सपेरिमेंटल. ठीक है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल. इसका सिंपल मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो रहा है बट कोई रैंडमाइजेशन नहीं है. ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग है एक्सपेरिमेंटल स्टडी या इंटरवेंशनल स्टडी. ठीक है, बट विदाउट रैंडमाइजेशन. ठीक है, कोई भी रैंडमाइजेशन यहाँ नहीं हो रहा है. विदाउट रैंडमाइजेशन मतलब कि मैं इसको कोई भी मैं किसी को चिट नहीं उठवा रही, मैं किसी का फ्लिप द कॉइन नहीं कर रही, मैं कोई टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स नहीं कर रही हूँ, बट इंटरवेंशन तो हो रहा है. मीनिंग इंडिविजुअल्स आर एक्सपोज टू, ठीक है, इंडिविजुअल्स आर एक्सपोज टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल कंडीशंस दैट आर डिटरमाइंड बाय नेचर और बाय फैक्टर्स व्हिच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स. मतलब यूज नेचुरली एक्सिस्टिंग ग्रुप्स जैसे माइग्रेंट पॉपुलेशन, रिलीजियस सोशल एथनिक ग्रुप्स, एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ जापान, नेचुरल डिजास्टर, जॉन स्नोज एक्सपेरिमेंट. नाउ क्या एज अ रिसर्चर मैंने बोला दैट आप माइग्रेट करो? नहीं, बट एक इंटरवेंशन हुआ, माइग्रेशन हुआ. I didn't make anyone pick up the chit. मैंने रैंडमाइजेशन नहीं कराया एज एन इन्वेस्टिगेटर, आपने कोई चिट नहीं उठाया. बट माइग्रेशन एक नेचुरल फिनोमिनन है. एक ग्रुप माइग्रेट किया, एक ग्रुप नहीं किया, और मैं एज एन इन्वेस्टिगेटर उस अपॉर्चुनिटी को यूज किया है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर्स इन द ग्रुप जो माइग्रेट किया वर्सेस जो नहीं किया. सिमिलरली फ्लड्स हमने तो कराया नहीं, बट एज एन इन्वेस्टिगेटर उस नेचुरल फिनोमिनन को मैंने यूज किया. देयर इज नो रैंडमाइजेशन. ठीक है, ऑटोमेटिकली दो ग्रुप बन गए, बट इंटरवेंशन जरूर हुआ, डिजास्टर. सेम गोज विद जॉन स्नो. ठीक है, जैसे ऑल आर ट्रू अबाउट नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स एक्सेप्ट रिसर्चर हैज नो कंट्रोल ओवर एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट. हम दो ग्रुप्स में नहीं बांटते, हम पर्चियां नहीं उठवाते. जॉन स्नो एक्सपेरिमेंट इज एन एग्जाम्पल. यस, डज इट इंक्लूड RCT? नो, इसमें कोई RCT नहीं हो रहा, कोई लॉटरी नहीं लग रही, कोई टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स नहीं हो रहा. ये तभी होता है जब एक्सपेरिमेंटल स्टडीज या नेचुरल मतलब चीज़ें नहीं हो सकती, लाइक नेचुरल फिनोमिनन मैं नहीं करा सकती, बट वीव टेकन, बट वीव यूटिलाइज दोस. ओके, सो दैट इज व्हाट इज नेचुरल एक्सपेरिमेंट और क्वासी एक्सपेरिमेंट. ठीक है, एक और छोटी सी चीज़ जो कि होती है कि टाइप्स ऑफ RCT में कॉन्करेंट RCT, क्रॉसओवर एंड नेचुरल एक्सपेरिमेंट. एक होता है कि आप मेजर ऑफ एसोसिएशन या आप एनालिसिस RCT में कैसे करते हैं. ठीक है, सो एनालिसिस इसमें मेजर करने के लिए ना दो तीन चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं. ठीक है, विच इज़ द फर्स्ट वन दैट वी डू ओवर हियर इज़, एक चीज़ कैलकुलेट होता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन, जो होता है इवेंट रेट इन कंट्रोल ग्रुप माइनस इवेंट रेट इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. एक चीज़ होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं जिसको बोलते हैं रिलेटिव रिस्क रिडक्शन, वो होता है relative. So event rate in control group minus event rate in experimental group divided by event rate in control group. और एक चीज होता है number needed to treat, NNT. ठीक है, which is 1 upon absolute risk reduction. अब इसको कैसे समझे, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ स्टडी ग्रुप ए रिसीव प्लेसिबो वाइल ग्रुप बी रिसीव्ड अ न्यू ड्रग. ठीक है, इन ग्रुप ए 36 डेथ्स वर रिपोर्टेड out of a sample of 120. In group B, 26 deaths were reported out of a sample of 130. How many patients should be treated to avert one death? Okay, so just look over here once. Okay, yeah, just look over here once. अब इसको याद समझते हैं. ठीक है, मान लो हमने एक ग्रुप को दिया न्यू ड्रग, एक ग्रुप को दिया हमने प्लेसिबो. ठीक है, न्यू ड्रग वाले में कुछ इवेंट हो रहा है या आउटकम, और टोटल कितनों को पड़ा. अब देखो, न्यू ड्रग हमने कितनों को दिया है, ग्रुप ए रिसीव प्लेसिबो, ग्रुप बी रिसीव्ड न्यू ड्रग. कितनों को, इन ग्रुप बी 26 डेथ्स वर रिपोर्टेड आउट ऑफ अ सैंपल ऑफ 130. दैट मीन्स 130 लोगों को न्यू ड्रग मिला जिसमें से 26 मर गए. ठीक है, और प्लेसिबो हमने ग्रुप ए को दिया है, इन ग्रुप ए 36 डेथ्स वर रिपोर्टेड आउट ऑफ 120 को मिला जिसमें से कितने मर गए, 36. ये टेबल पहले बनना है. ठीक है, अब मैंने क्या बोला, एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन इज इवेंट रेट इन कंट्रोल ग्रुप माइनस इवेंट रेट इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. सो CER क्या होता है, इवेंट रेट इन कंट्रोल ग्रुप. इवेंट रेट इन कंट्रोल ग्रुप, अगर मैं बोलूं इवेंट रेट इन कंट्रोल ग्रुप, तो यहाँ पे कितने लोगों को मिल रहा है कंट्रोल ग्रुप, मतलब प्लेसिबो 120, इसमें से इवेंट रेट कितना में हुआ, 36. सिमिलरली EER क्या होता है गाइज, इवेंट रेट इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. ओके, इवेंट रेट इन कौन सा ग्रुप, इवेंट रेट इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप यानी कितनों को
न्यू ड्रग मिल रहा है 130, इसमें से कितने को डेथ हो गए 26, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज नोन एज एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन, ठीक है। सो जब मैं एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन करोगी, कंट्रोल ग्रुप इवेंट रेट माइनस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इवेंट रेट, तो कंट्रोल ग्रुप में कितनों को मिला था 36 डिवाइडेड बाय 120 माइनस 26 डिवाइडेड बाय 130, ठीक है। सो कंट्रोल ग्रुप इवेंट रेट मतलब 0.3 0.2, सो ये कितना हो जाएगा 0.1 एंड नंबर नीडेड टू ट्रीट इज व्हाट 1/0.1 एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन मतलब 10। अब देखो इस क्वेश्चन में वापस चलो, हाउ मेनी पेशेंट शुड बी ट्रीटेड टू अवर्ट 1 डेथ, तो एक डेथ अवर्ट करने के लिए आई हैव टू ट्रीट एटलीस्ट 10 पेशेंट्स विद द न्यू ड्रग, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जब आप आरसीटी में एनालिसिस करोगे ना, आपको कुछ चीज़ें कैलकुलेट करने आएंगी, एब्सोल्यूट रिडक्शन, रिस्क रिडक्शन, रिलेटिव रिस्क रिडक्शन, नंबर नीडेड टू ट्रीट, ओके। सो फॉर्मूला याद रखना है, सेम इस तरह से करना, कंट्रोल ग्रुप इवेंट रेट माइनस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इवेंट रेट, 2/2 table, try to come up with and just use in the formula, then you will get. Let's look at the various phases of a clinical trial now. We all know कि एक होता है guys pre-clinical trial. Pre-clinical trial क्या होता है, pre-clinical trial होता है animals में, okay. Now should this be ethical? हाँ, ये भी ethical होना चाहिए, ऐसा नहीं कि non-ethical कुछ भी कैसे भी कर लो, नहीं। Clinical trials में phase 0 जो कि healthy human volunteers में हो रहा है, phase 1 micro dosing है, again to assess the safety प्रोफाइल ओनली। फेज 1 हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स में किया जाता है सेफ्टी एंड नॉन टॉक्सिसिटी प्रोफाइल, मैक्सिमम टॉलरेटेड ड्रग, ये डोज ऑफ अ ड्रग, ये PYQ है। फेज 2 से पेशेंट्स में होता है एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस। फेज 3 इज एक्चुअली एन RCT जब हम कंपेयर करते हैं, एंड फेज 3 के बाद ड्रग लॉन्च हो जाता है मार्केट में, ठीक है। फेज 4 में लार्जर और अनएंडिंग, अकॉर्डिंग टू द स्टडी अनएंडिंग होना चाहिए, मतलब जब तक एक ड्रग है फेज 4 कंटिन्यू होना चाहिए मार्केट में, बिकॉज उससे हम क्या पता करते हैं, एनी लॉन्ग टर्म या रेयर साइड इफेक्ट्स। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट फेज है, आइडियली अनएंडिंग होना चाहिए, बट बहुत बार पैसे ना होने की वजह से 10-25 ईयर्स तो ड्रग आने के बाद भी मार्केट में चलना चाहिए, ठीक है। अब इससे कुछ वन लाइनर्स जो आपके एग्जाम में आ सकता है, काइंड ऑफ लेट्स रिवाइज लाइन। यूनिट ऑफ स्टडी हेल्दी इंडिविजुअल्स किसमें है, फेज 0 and 1। मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज किसमें आपको पता चलता है, यू सीन ओवर हियर फेज 1 में आप मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज। मैक्सिमम ड्रग फेलियर्स फेज 2 में आता है, फेज विच इज एक्चुअली एन RCT फेज 3। लॉन्गेस्ट फेज 4। ड्रग इज लॉन्च्ड इन मार्केट आफ्टर विच फेज 3। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस ऑल्सो फेज 4, ठीक है। दैट वाज RCT, ओके। थैंक यू सो मच।